चलिए, दो प्रकार के उद्योग देख चुके थे, ठीक है, कुटीर उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग। अब देखेंगे क्या अगला, बड़े पैमाने के उद्योग। ठीक है, बड़े पैमाने के उद्योग में हम बात करेंगे उत्पादन विकसित प्रौद्योगिकी तथा कुशल श्रमिकों द्वारा किया जाता है। यानी कि बड़े पैमाने के उद्योगों में जो उत्पादन होगा, कैसे उत्पादन होगा, विकसित प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी इसमें ज़्यादा लगेगा, तकनीक का ज़्यादा उपयोग होगा, मशीनों का उसमें ज़्यादा उपयोग होगा, कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगा। ठीक है, तथा कुशल श्रमिक द्वारा किया जाता है। क्यों कुशल श्रमिक? क्योंकि वहाँ पर कंप्यूटर चलाना है, वहाँ पर मशीन चलाना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इनकी आवश्यकता होती है। उत्पादन अथवा उत्पादित माल को विशाल बाजार में क्या जाता है, बेचा जाता है। यानी कि ऐसे माल को कहाँ बेचा जाएगा, विशाल बाजार। विशाल बाजार का मतलब बड़े बड़े बाजार में, छोटे मोटे हाटों में नहीं। मोबाइल का कंपनी, कार की कंपनी, वो कोरियाना हाट में बेचेगा जी? उनके लिए क्या चाहिए, बड़े बाजार, जो कि वो बाजार परमानेंट हो, डेली लगता हो, जिसको हम बोलते हैं शहर। ठीक है, इसमें उत्पादन की मात्रा भी क्या होती है, अधिक होती है, अधिक पूंजी। इसमें इस उद्योग में पूंजी क्या होता है, अधिक लगता है। ठीक है, अधिक पूंजी तथा विभिन्न प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के कच्चे माल का क्या कहता है, प्रयोग किया जाता है। चलिए, अब अगला देखेंगे उद्योग के प्रकार में कच्चे माल के आधार पर उद्योग। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योग की बात करें तो पहला उद्योग अगर बात करें हम किस पर, कृषि आधारित उद्योग। किसके आधार पर, कृषि आधारित उद्योग। ये वे उद्योग होते हैं जो कृषि द्वारा उत्पादित कच्चे माल पर क्या होता है, निर्भर होते हैं, कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए शक्कर उद्योग, शक्कर का मतलब चीनी उद्योग। चीनी जिससे बनता है उसको कौन उगाता है, किसान उगाता है, उगाता ही नहीं उगाता है, कृषि आधारित है कि नहीं है? बताया देना, टमाटर से सॉस बनेगा क्या, आप वो भी दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि हम ये शक्कर वाला दिए, आप टमाटर से सॉस, आलू से चिप्स, ठीक है, आप ये बदल सकते हैं। उदाहरण अचार उद्योग, अचार बनता है ना, किसका, आम का और गाजर का, आमला का, नींबू का, मिर्ची का, ये सब कौन उगाता है, किसान ही तो उगाता है। मसाले एवं तेल उद्योग, मसाला कौन उगाएगा, किसान। तेल, सरसों वगैरह कौन उगाता है, सरसों, सूरजमुखी, सोयाबीन। तेल किन किन चीज़ों से निकलता है, पता है कि नहीं, पता है ना? हाँ, ध्यान रखिएगा। आदि इन उद्योगों में कृषि से प्राप्त कच्चे माल को तैयार माल में बदलकर ग्रामीण एवं नगरीय भागों में बेचने के लिए क्या कहता है, बेचता। यानी कि गन्ना से शक्कर बना करके, टमाटर से सॉस बना करके, आम से अचार बना करके, मसाला को उत्पादन को ले पैकेट करके काका जीरा मार्केट में भेजेगा ना। ये सबको ग्रामीण एवं नगरीय भागों में भेजा जाता है। उसके बाद है खनिज आधारित उद्योग। खनिज समझ में आता है ना, जो हमें भूमि से धरातल के अंदर से क्या होता है, प्राप्त होता है। खनिज भी दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और एक अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज किसे बोलेंगे, जो बिजली का कुचालक हो, उसे बोलते हैं, नहीं पढ़े हैं? हाँ, जो बिजली का क्या होता है, सुचालक होता है, उसे हम धातु कहते हैं। और धातु किसको बोलेंगे, जो बिजली का सुचालक नहीं होता है, जैसे ग्रेफाइट। ठीक है, कोयला का जब राख बचता है तो उससे हम सीमेंट उद्योग बनाएंगे, वो क्या है, वो धात्विक खनिज होगा। ठीक है, खनिज आधारित उद्योग
वे उद्योग जिनमें खनिजों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। जैसे लोहा खनिज आधारित उद्योग होता है। लोहा क्या है? खनिज आधारित उद्योग होगा, लोहा से जो हम निर्मित करेंगे। उद्योगों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। पहला धात्विक खनिज उद्योग और दूसरा अधात्विक खनिज उद्योग। धात्विक खनिज उद्योग की अगर बात करें, ये वे उद्योग होते हैं जिसमें धात्विक खनिजों जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा आदि का क्या क्या होता है? उपयोग किया जाता है। ये सारे के सारे कुचालक है कि सुचालक है या कुचालक है ना? चलिए, अधात्विक खनिज उद्योग, इसके अंतर्गत वे उद्योग आते हैं जो मुख्य रूप से अधात्विक खनिजों जैसे सीमेंट का उद्योग, ठीक है, ग्रेफाइट से निर्मित जो बनता है, जो सामग्री तैयार होता है, ग्रेफाइट के जहां पर उपयोग होगा क्या होगा? और धात्विक ग्रेफाइट से हम क्या बनाते हैं? हम पेंसिल बनाते हैं ना, पता है कि नहीं? चलिए, उसके बाद अगला तीसरा आता है आपका रसायन आधारित उद्योग। कौन सा उद्योग? रसायन आधारित उद्योग। तो स्वाभाविक है कि इसमें ये ऐसे उद्योगों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का क्या होता है? उपयोग होता है। प्राकृतिक रूप से जो पाया जाता है, ठीक है, यानी हम नहीं बनाते बल्कि प्रकृति से जो प्राप्त होता है। जैसे पेट्रो रसायन उद्योग। पेट्रो रसायन उद्योग समझते हैं? जब हम पेट्रोलियम निकालते हैं और पेट्रोल से जब हम उसे निचोड़ करके किरोसिन, पेट्रोल, डीजल निकाल लेते हैं, जो उसका अवशिष्ट बचता है, उससे कई प्रकार की सामग्रियां बनता है। जैसे प्लास्टिक बनता है, ठीक है, उनसे हमें वैसलीन जो हम लगाते हैं ना वैसलीन, उनसे वो होता है। तारकोल, ये जो सड़क में अलकतरा दिया जाता है, वह उसी से प्राप्त होता है। ग्रीस जो देते हैं ना साइकिल वगैरह में, वो ये भी सारे के सारे पेट्रो रसायन है। यानी कि पेट्रोलियम से जो हमें प्राप्त अपशिष्ट जो हम होता है, उससे जो सामग्री का निर्माण करते हैं, समझे? ये एक तरह का पेट्रोलियम जो है अपशिष्ट होता है। किरासन पेट्रोल निकालने के बाद जो अपशिष्ट बचता है ना, वो भी काम के लायक चीज होता है, समझे? और ये सारे के सारे आपको पता है ना कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? जीव जंतुओं के मरने के बाद वह दब जाता है और उन्हीं से क्या होता है? उनका तेल निकल जाता है, ठीक है, और फिर उस तेल को हम बाहर निकाल करके उसका वैसलीन बनाते हैं और एकदम यहाँ पर लगाते हैं ना, चाहे वह क्या हो, सत्संगी हो या हाँ। चलिए, तो रसायन जैसे प्लास्टिक उद्योग, इसका एक उदाहरण आपको क्या दिया गया है? प्लास्टिक उद्योग। प्लास्टिक उद्योग के अलावा भी कॉस्मेटिक का सामग्री जो बनता है वह भी उद्योग आएगा, ठीक है, क्या तो समझ में आया? अगला है पशु आधारित उद्योग। मतलब पशु पे जो डिपेंड उद्योग होता है, पशु पर आधारित होता है। जैसे भेड़ से ऊन निकलेगा, बनेगा, भेड़ के बाल से ऊन, और ऊन से ऊनी उद्योग। क्या क्या हुआ? ऊन से क्या चल बनेगा? ऊनी उद्योग। चमड़ा से चमड़ा उद्योग, बेल्ट बनाने का, पर्स बनाने का, ठीक है ना, रिंग बनाने का, ये सारे उद्योग बनेंगे ना। तो पशु आधारित उद्योग वैसे उद्योग जिनमें पशुओं से प्राप्त ऊन, चमड़ा, हड्डी आदि का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। हड्डी का भी उपयोग दवाई वगैरह, मेडिसिन वगैरह के रूप में हड्डियों का भी उपयोग होता है। जितने भी आप देखेंगे तिब्बतीय जो है आपका चिकित्सा पद्धति में जो दवाई का उपयोग होता है, वहाँ पर हड्डियों का उपयोग होता है, जिस कारण से इस हड्डी के उपयोग होने से हमारे वन्य जीव का क्या होता है? अनैतिक तरीके से शिकार होता है, ठीक है, और उनका स्मगलिंग होता है, विदेशों में जाकर बेचा जाता है।
तो इन सब से हमें नुकसान भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी तिब्बती जो है पद्धति से हड्डी से जो है बहुत सारी दवाइयाँ क्या होती है, निर्मित होता है। ठीक है, चलिए पशु आधारित उद्योग कहलाता है, जैसे चमड़ा उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, जो स्वेटर वगैरह जो पहनते हैं, ये सारे उद्योग किस पर, पशु आधारित उद्योग है। चलिए अगला है वन आधारित उद्योग। कौन सा, वन आधारित उद्योग। अब वन आधारित उद्योग का मतलब यहाँ पर क्या होगा, ऐसे उद्योग जो वन या वन के उत्पादों पर डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा। ये वे उद्योग होते हैं जो कच्चे माल के लिए वनों पर निर्भर होते हैं, जैसे फर्नीचर उद्योग, जो फर्नीचर बनता है ना, ठीक है, कागज उद्योग, ला उद्योग, जो हम बनाते हैं, हम जो प्राप्त करते हैं क्या, रेशम, रेशम उद्योग ही वनों से ही हमें प्राप्त होता है। घर में पालते हैं, लेकिन वन के पत्तियां ला करके उनमें क्या करते हैं, शहतूत जो पाला जाता है। इसके अलावा अगर बात करें, इसके अलावा अगर बात करें तो और वन उत्पादन में क्या आएगा, वन आधारित उद्योग, शहद, लकड़ी तो फर्नीचर में आ जाएगा, शहद भी जो हम पालते हैं वो अभी वन से हम प्राप्त होता है, शहद नेचुरल रूप से। ठीक है, अगला है उत्पाद के आधार पर उद्योग, यानी उत्पाद, कैसा उत्पाद हो रहा है, यानी कि पहला बात करें उपभोक्ता वस्तु उद्योग, ऐसे उद्योग सीधा निर्माण किया और हम उसे उपभोग कर गए, उपभोग कर लिए। उपभोग करने का मतलब खाना ही नहीं होता है, कागज बना, कागज हम लिखने के काम में आ गए, ले लिए। ठीक है, तो जैसे इस प्रकार के उद्योग से निर्मित उत्पाद सीधे जनता द्वारा उपभोग किया जाता है, ये इधर उधर सीधा जनता उपयोग करता है, जैसे बिस्कुट उद्योग, साबुन उद्योग, कागज उद्योग, टीवी उद्योग, टीवी बना, टीवी ला करके हम सीधा देखना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, उसके बाद होता है आधारभूत उद्योग, वैसे उद्योग जो दूसरे उद्योग उस पर टिका हुआ है। लोहे का उद्योग, अगर लोहा अगर हम नहीं गलाएंगे तो छड़ बनाने वाला कंपनी आएगा, बर्तन बनाने वाली कंपनी आएगा, क्योंकि उन्हें लोहा चाहिए ना, तो बर्तन बनाने के लिए लोहा चाहिए, तो उनका आधार कौन है, लौह उद्योग हो जाएगा। ठीक है, ये वे उद्योग हैं जो दूसरे उद्योग के लिए आवश्यकता की वस्तुएं क्या करता है, बनाता है। जैसे मशीन बनाने वाले उद्योग, मशीन बनाएगा तभी ना मूढ़ी आप ज़्यादा भूंज के बेच पाइएगा। मूढ़ी आपका क्या हो गया, आधारभूत, आधार हो गया आपका। लोहा और इस्पात उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग जो है, यहाँ पर जब लोहा और इस्पात का बनेगा तो ही तो हम बड़े बड़े क्या बोलें स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, बिल्डिंग खड़ा करेंगे। हमारे लिए आधारभूत कौन सा हो जाएगा, लोहा और इस्पात उद्योग। ठीक है, चलिए चलिए आगे देखते हैं स्वामित्व के आधार पर उद्योग। किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, यानी कि मालिकाना हक। ठीक है, वो उद्योग किसका होगा, उस उद्योग का स्वामी कौन होगा। मतलब यहाँ पर स्वामित्व का मतलब होता है उस उद्योग का स्वामी कौन होगा, मालिक कौन होगा। तो दो प्रकार के उद्योग होते हैं, तीन प्रकार के वैसे उद्योग होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो ही प्रकार के उद्योग होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, किस क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है इस प्रकार के उद्योग पर सरकार का के अधीन होता है। मतलब इस उद्योग पर किसका मालिकाना होता है, सरकार का। यानी कि सरकारी उद्योग जो होगा उस उद्योग को हम क्या बोलेंगे, सार्वजनिक उद्योग। इस प्रकार के उद्योग सरकार के अधीन होते हैं, सरकार ही इसका प्रबंध करती है। जब स्वाभाविक मालिक उसका वो होगा तो प्रबंध कौन करेगी, सरकार ही करेगी। भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग। बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो किस क्षेत्र के हैं, सरकारी हैं। इसके उदाहरण हैं लौह इस्पात के उद्योग। ठीक है, इसके अलावा है अधिकतम समाजवादी साम्यवादी देशों में ऐसा होता है, और ये अधिकतर देखा जाता है कि
भारत में तो लौ इस्पात, लेकिन साम्यवादी और समाजवादी देशों में देखा जाता है कि सारी की सारी कंपनी, जितनी भी कंपनियां होती है, उद्योग होता है, सारे सरकार के अधीन होते हैं, जैसे रूस, चीन, ठीक है। लेकिन अब जो है 1990 के बाद जो है, जब उदारीकरण का दौर आया, उदारीकरण, तो यहाँ पर जो है आपका लगभग सब देशों में जो है इस प्रकार का संयुक्त उद्योग के क्षेत्र, यानी मिश्रित, यानी कि कुछ लगा मतलब प्राइवेट भी है और कुछ सरकारी। लेकिन अभी भी साम्यवादी देशों में आप देखेंगे सरकारी उद्योग आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अब साम्यवादी देश कौन सा है? साम्यवादी देश का आपको बता दिया गया है कि क्या होता है कि वैसे देश जहाँ पर सारा शक्ति किसके हाथ में हो? सरकार के हाथों में हो, ठीक है, वह क्या होगा? साम्यवाद। साम्यवादी पूरे विस्तार से समझिएगा आगे। साम्यवादी का मतलब यहाँ पर समझिएगा एक तरह से कि वह पूरे का पूरा जनता पर नियंत्रण, सब चीज़ उसका सरकार का, मतलब यहाँ तक कि आपके ऊपर भी अधिकार किसका है? सरकार का है, ठीक है। साम्यवादी देशों में आम जनता को जो है आज़ादी से, हम बोलते हैं लिबर्टी, ठीक है, लिबर्टी वहाँ पर आपको कम देखने को मिलता है हमारे यहाँ के कंपैरिजन में, ठीक है। निजी क्षेत्र के उद्योग, ऐसा उद्योग का मालिक एक व्यक्ति या एक कंपनी होती है। मतलब क्या होगा कि ऐसे उद्योग के मालिक जो होता है एक व्यक्ति होगा, ठीक है, या फिर एक व्यक्ति से ज़्यादा भी हो सकता है कंपनी, मतलब 2-3 मिलकर के शेयर होल्डर मिलकर के कंपनियां निर्माण कर सकती है, ठीक है। तो ऐसे उद्योग क्या होगा? निजी कंपनी होगा, किसी निजी व्यक्तियों के हाथ में, ठीक है। ऐसे उद्योग का मालिक एक व्यक्ति, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। निजी क्षेत्र को ऐसे उद्योग का मालिक एक व्यक्ति होता है। क्या होता है? एक व्यक्ति होता है, ठीक है। इसमें शेयर होल्डर भी होते हैं, शेयर होल्डर भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल कहा जाए मालिक से अंबानी बहुत लोगों से कर्ज पैसा लेकर करता है, लेकिन इसका मालिकाना किसका है? अंबानी का है ना। वैसे ही व्यक्ति या निजी कंपनियां या उद्योग का प्रबंध करती है। व्यक्ति ही, जो व्यक्ति कंपनी का मालिक होता है वही उद्योग का क्या करती है? प्रबंध करती है, उद्योगों को देखरेख करती है। पूंजीवादी देश इस प्रकार के उद्योग ज़्यादा लगते हैं। पूंजीवाद, जहाँ पर पूंजी है, जहाँ के व्यक्तियों के पास बहुत ज़्यादा पूंजी है, तो पूंजीवादी देशों के पास क्या होगा? वहाँ पर ऐसे निजी उद्योग ज़्यादा लगेंगे। जैसे अमेरिका, जापान, जर्मनी, सब क्या है? पूंजीवादी देश हैं, ठीक है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, इसे हम पीपीपी मॉडल कहते हैं। पी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि सरकार का भी रहेगा और प्राइवेट का भी रहेगा, दोनों मिल करके कंपनियां बनाएगी। कुछ उद्योग का संचालन सरकार और निजी कंपनियां मिलकर करती है, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये क्या है? आपको HPCL जो है, ये कंपनी क्या है? संयुक्त कंपनी, इसमें प्राइवेट की भी है और सरकारी भी है। मित्तल एनर्जी लिमिटेड से साझेदारी इसका उदाहरण है। इस सब का क्या है? उदाहरण है कुछ कंपनियां जो कि निजी भी है और प्राइवेट भी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उद्योग होगा, महत्व नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उद्योग, हम तो ये अपने देश और सामान्य बातें क्या, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ उद्योगों के बारे में हम बात करेंगे। महत्वपूर्ण उद्योग जैसे लौह उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, इन पर हम विशेष फोकस करेंगे, ठीक है। दो उद्योग यहाँ पर, लौह उद्योग और
सूती वस्त्र उद्योग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लौह उद्योग, और उसमें भी कहाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका का। संयुक्त राज्य अमेरिका का लौह इस्पात उद्योग, यहाँ लौह इस्पात उत्पादन के 6 क्षेत्र मुख्य रूप से है, और भी क्षेत्र है लेकिन मेन जो बड़ा क्षेत्र है 6 है। इनका हम कल मैप पे भी दिखाएंगे, मैप बना करके रखे हुए हैं, एकदम पूरा एकदम कलरफुल मैप बना करके रखे हुए हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन क्षेत्र कहाँ पर है, फिर वो कलरफुल मैप में आपको हम समझा देंगे। इस आप लोग प्रयास कीजिएगा, अमेरिका का मैप खोलिएगा, देखिएगा ये क्षेत्र जो बताए हैं जगह कहाँ पर है। 2 मैप होता है ज्योग्राफी का, एक प्राकृतिक मैप और एक पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक मैप, ठीक है। तो दोनों मैप देखिएगा, ठीक है। इस प्रदेश में संयुक्त राज्य अब यहाँ पर दिखेगा, यहाँ लौह इस्पात उत्पादन के 6 क्षेत्र मुख्य रूप से मुख्य स्थान रखते हैं। पहला अगर यहाँ पर बात करें पीटर्सबर्ग, चंग्सटाउन, पीटर्सबर्ग, चंग्सटाउन, ये क्षेत्र है, कोई जगह नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, चूंकि ये अगर बात करें पीटर्सबर्ग तो ये जगह है, ये टाउन है, शहर है, लेकिन इस शहर के जो है पीटर्सबर्ग से गोड्डा क्षेत्र, तो गोड्डा क्षेत्र हम लोग सारे आ जाते हैं नहीं आ जाते हैं, वैसे ये क्षेत्र होता है, ठीक है। पीटर्सबर्ग, चंग्सटाउन, यानी कि पीटर्सबर्ग से लेकर के चंग्सटाउन तक हम कल मैप पे दिखाएंगे। पीटर्सबर्ग से लेकर के चंग्सटाउन क्षेत्र तक जो है खाली यहाँ पर लौह उद्योग ही लगा हुआ है, ठीक है। इनके बारे में हम बात करेंगे। इस प्रदेश में संयुक्त राज्य अमेरिका का लगभग 1/3 इस्पात का उत्पादन किया जाता है। इसमें इस्पात उत्पादन को निम्नलिखित 3 उप क्षेत्रों में बांटा गया। अब उनको भी 3 क्षेत्रों में, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 3 क्षेत्रों में इसको क्या किया गया, बांटा गया। पहला पीटर्सबर्ग क्षेत्र, जो कि पीटर्सबर्ग प्रॉपर क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में यहाँ पर अब इनके क्षेत्र देखिएगा, ओहियो, माननघेला एवं अलेगनी नदियों के घाटियों में इस्पात उद्योग के कारखाने स्थापित हुए हैं। इस्पात निर्माण के सभी केंद्र पीटर्सबर्ग से 65 किलोमीटर के भीतर में ही स्थित है, यानी पीटर्सबर्ग के 65 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्रों में ये सारे क्षेत्र कौन कौन, ओहिया, माननघेला एवं अलेगनी नदियों का घाटी समझते हैं, नदी का है, हाँ, नदी के किनारे वाला जो क्षेत्र होता है वो क्या कहता है, नदी घाटी क्षेत्र, नदी बेसिन क्षेत्र। नदियाँ और उसकी सहायक नदियों वाले जो क्षेत्र होता है वह नदी बेसिन क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। अगला है यंगस्टाउन क्षेत्र, है ना, यंगस्टाउन क्षेत्र। यंगस्टाउन से 50 किलोमीटर, यंगस्टाउन क्या है, शहर है, और उनके 50 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्रों में दूरी पर नांगो एवं महोनिगा नदियों के घाटियों में इस्पात का कारखाना क्या हुआ है, विकसित हुआ है। ये भी हम मैप पे कल एकदम दिखा देंगे। जॉन्सटाउन क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, जॉन्सटाउन क्षेत्र। इस क्षेत्र का विस्तार, जिन जिन नदियों का नाम बोला गया है जाकर के मैप में देखिएगा पलट करके, यहाँ पर भी मैप है, घर में होगा तो घर में भी देखिएगा। जॉन्सटाउन क्षेत्र, इस क्षेत्र का विस्तार कोनेमाग नदी घाटी में हुआ है। प्रमुख इस्पात केंद्र पीटर्सबर्ग, यंगस्टाउन, हीलिंग, हंटिंगटन, पोर्ट्समाउथ, जॉन्सटाउन आदि है। ये सारे क्षेत्र हैं, देखिएगा पीटर्सबर्ग 1 2 3 4 5 6 क्षेत्र है ना, इनमें से 3 आपको तो महत्वपूर्ण क्षेत्रों का यहाँ पर हम चर्चा भी कर दिए हैं, ठीक है। अब अगला है शिकागो क्षेत्र। तो ध्यान रखिएगा, ये जो क्षेत्र यहाँ पर जितना आप देखे, ये संयुक्त राज्य यानी पीटर्सबर्ग यंगस्टाउन क्षेत्र में आया, इनके भी उपवर्ग हैं ये, ठीक है ना। अब दूसरा क्षेत्र जो है संयुक्त यानी कि पीटर्सबर्ग है, उसके बाद शिकागो गैरी क्षेत्र। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस क्षेत्र का लोहा इस्पात उत्पादन में प्रथम स्थान है। पूरे अमेरिका में यहाँ 1/3 था ना, 33%, यहाँ पर 35%, यानी सबसे ज़्यादा लौह इस्पात उद्योग मतलब निर्माण, यहाँ का इस्पात निर्माण कहाँ होता है,
शिकागो गैरी क्षेत्र में। ठीक है, इस्पात निर्मित किया जाता है इस क्षेत्र में लौह अयस्क कोयला स्थानीय कुछ लौह अयस्क झील परिवहन द्वारा आयात। मतलब इन क्षेत्रों में क्या होता है, कुछ जो है कोयला स्थानीय क्षेत्र से प्राप्त होता है, कुछ कोयला क्या करता है, वहाँ पर नहर है, ईरी नहर, बहुत सारी यहाँ पर मिशिगन नहर, बहुत सारी नहर है, उन नहर के माध्यम से कोयला को आयात करता है और लोहा का वहाँ के आसपास में है ही है, मिला करके वह क्या करता है, यानी कि यहाँ पर कोयला नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर उद्योग है। झारखंड में लोहा और कोयला दोनों है तो भी उद्योग नहीं है। अब सोच लीजिए क्या राज्य हो गया, कहाँ राज्य आपका? हाँ, क्या दिक्कत है? क्षेत्र आए, मिशिगन झील का भी नाम, नहर ने झील, मिशिगन मिसौरी सब ये है ना, ये झील है। ठीक है, इसी के नाम पे मिशिगन राज्य ही पड़ जाता है। जैसे झारखंड झाड़ियों का राज्य है तो झारखंड बोल दिए। ठीक है, मिशिगन राज्य से चूना पत्थर स्वच्छ जल की प्राप्ति होती है। ठीक है, क्यों स्वच्छ जल की प्राप्ति? क्योंकि यहाँ पर हमें झील है, नदियाँ भी है यहाँ पर। अगला है तीसरा क्षेत्र है झील तटीय क्षेत्र, मतलब झील के किनारे बसे क्षेत्र। हम झील भी कल दिखाएंगे कौन कौन से झील है। झीलों के तटीय भागों में सबसे बड़ी सुविधा लौह अयस्क की प्राप्ति का होना है, यानी इसके आसपास में लौह अयस्क की क्या होती है, भारी मात्रा में प्राप्ति, यानी लौह का यहाँ भंडार है। इस क्षेत्र के इस्पात केंद्र आयातित कोयले पर निर्भर है। यहाँ पर कोयला नहीं है, सिर्फ क्या है, लोहा है। कोयला आयात करता है, यहाँ पर कुछ यहाँ स्थानीय भी मिल जाता था, कुछ आयात भी करता था। यहाँ लगभग पूरे का पूरा आयात ही करना पड़ता है, सिर्फ यहाँ पर क्या है, लोहा है। प्रमुख इस्पात केंद्रों में अब देखिए इस कौन कौन सा केंद्र है, बफेलो, क्लीवलैंड, डेट्रॉयट, डुलूथ, ईरी भी झील है। ठीक है, टोलेडो, लॉरेन आदि प्रमुख है। डेट्रॉयट संयुक्त राज्य के क्या है, दो बड़े केंद्रों में से एक है। दो बड़े से, एक पीटर्सबर्ग हो गया, वैसे डेट्रॉयट। और डेट्रॉयट कहा जाता है, यहां पर जो है आपका ऑटोमोबाइल की कंपनी, सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल कंपनी समझते हैं, ऑटोमोबाइल, फोर व्हीलर समझते हैं ना, फोर व्हीलर गाड़ी बनता है वहां पर, गाड़ी सबसे ज्यादा गाड़ी जो है आपका अमेरिका में डेट्रॉयट में बनता है। और इन्हीं के नाम पे जहां जहां भी जिस देशों में गाड़ी का ज़्यादा बनता है उसको हम बोलते हैं क्या, ये भारत के, यानी भारत में जहाँ सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बनेगी तो बोलेंगे भारत का डेट्रॉयट। ठीक है, ब्रिटेन में अगर कहीं बनेगा तो ब्रिटेन का डेट्रॉयट। कहाँ इसका नाम है, अमेरिका का, समझे? तो ये स्थान का भी नाम है और इसको बोल भी सकते हैं अगर जैसे भारत में जहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। हाँ, जहाँ पर ज़्यादा आ रहा है उन्हीं के नाम पर। यहाँ पर जैसे डेट्रॉयट का मतलब यहाँ पर भारी डेट्रॉयट समझ जाइएगा कि ऑटोमोबाइल का कंपनी यहाँ होगा। जैसे अहमदाबाद को मैनचेस्टर कहा था, इसका मतलब है कि यहाँ पर सूती वस्त्र का उद्योग होगा और वो भी भारी मात्रा में। ठीक है, तो ये थी आपका आज का क्लास, कल इनको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे सिर्फ गाड़ी बता है डेट्रॉयट में। हाँ, तो फिर इसका आए इसका नाम क्या ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल गाड़ी बनी कंपनियों ऑटोमोबाइल आसानी से कर रहा है, कास्ट है। ह्यूमन जिससे है ना, ह्यूमन में दीक्षा हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑटोमोबाइल में के अंतर्गत में आपके गाड़ियों के निर्माण की बात होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनते हैं, चाहे मोबाइल हो, टीवी हो, जो भी हो, लोग उसको इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं सामान। दूध उत्पादन में डेयरी उत्पादन बोलते हैं। जहाँ गाड़ियाँ निर्माण से डेट्रॉयट मतलब जाकर के उनको ऑटोमोबाइल क्षेत्र बोलते हैं। सबका स्पेशल नाम है, समझे? चलिए अगला है मध्य अटलांटिक तटीय क्षेत्र। अटलांटिक महासागर देखे हैं जी, मैप 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 ये देखिए, ये क्या है,
अटलांटिक महासागर। तो यहाँ मध्य अटलांटिक तटीय क्षेत्र, ये मध्य अटलांटिक का जो तटीय क्षेत्र है, जो है तटीय क्षेत्र ना, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लौह अयस्क, ये मध्य अटलांटिक तटक। ठीक है, इसमें देखिएगा इस क्षेत्र का विस्तार न्यू इंग्लैंड राज्यों से वर्जीनिया, न्यू इंग्लैंड राज्यों से वर्जीनिया, ये अमेरिका में है, न्यू इंग्लैंड राज्य। ठीक है, मैप पे हम सबका नाम दिखा देंगे, अभी नहीं, आज बाद में जब पूरा कंप्लीट कर देंगे तब दिखाएंगे, एक साथ दिखाएंगे सबको। ठीक है, से वर्जीनिया राज्य तक विस्तृत है। बेथलेहम स्पेरोज पॉइंट, एक नाम है स्पेरोज पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। स्पेरोज पॉइंट में जो है मैरिसविले मुकडेन, ईस्टर्न एवं फिलिप्सबर्ग, क्या है फिलिप्सबर्ग, ये सारे के सारे जगह हैं प्रमुख इस्पात निर्माण के क्या है केंद्र है। यहाँ पर इस्पात का क्या है उद्योग है, बड़े बड़े उद्योग, छोटे उद्योग नहीं बात करते हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं। इस क्षेत्र को सबसे बड़ी सुविधा विदेशों से लौह आयात करने की है। मतलब यहाँ पर ये लोहा विदेश से मंगाता है, हमारे यहाँ तो लोहा है, कोयला है, तो भी कारखाना नहीं है, यहाँ पर तो है भी नहीं, उसके बावजूद भी यहाँ पर क्या है, यानी लौह इस्पात बनाने का उद्योग है। ठीक है, अयस्क आयात करने की है, जो कनाडा, अब ये आयात कहाँ कहाँ से किया जाता है, आयात कनाडा से है ना, वेनेजुएला, ब्राज़ील, ठीक है, पेरू यहीं पर है, पेरू, चिली, ये चिली, ये पीला वाला, ठीक है, अल्जीरिया, दक्षिण अफ्रीका, ये दक्षिण अफ्रीका, यहाँ ये दक्षिण अफ्रीका से, मतलब इन सब क्षेत्रों से क्या करता है, मंगाता है, दक्षिण अफ्रीकी देशों से आयात किया जाता है। इस क्षेत्र में स्थित स्पिरोज पॉइंट विश्व का सबसे बड़ा इस्पात निर्माण केंद्र है, विश्व का सबसे बड़ा इस्पात निर्माण केंद्र, जहाँ पर कि इस्पात है ही नहीं, उसके बावजूद भी यह क्षेत्र क्या है, विश्व में इस्पात निर्माण में बहुत बड़ा केंद्र है ये। ठीक है, तटीय स्थिति होने के कारण इस क्षेत्र के भावी विकास की अधिक संभावना है, और तटीय क्षेत्र होने के कारण भावी का मतलब क्या है, भविष्य में आने वाले समय में भी जो है इसका और भी विकास होने की संभावना है। कारण क्या है, ये देखिए समुद्री क्षेत्र है, यहाँ आवागमन क्या है बहुत आसान है, जो हम लोग रोड से लाइन से मंगाते हैं, एयर माध्यम से मंगाते हैं, वायु माध्यम से मंगाते हैं, उनसे वह बहुत क्या है सस्ता पड़ता है। ठीक है, कौन सा, पानी के माध्यम से। अगला है जापान का लौह इस्पात उद्योग, कहाँ का, जापान का। विश्व के लौह इस्पात देशों में जापान की अब जो है ये द्वितीय स्थान है, ध्यान देखिएगा, ये आपके एनसीईआरटी के अनुसार द्वितीय स्थान है। ठीक है, अगर इनमें कुछ भी अंतर फेरबदल हुआ होगा, ठीक है, इंडिया ईयर बुक में वो देख लेंगे। ठीक है, इकोनॉमी सर्वे तो उनमें भी मिलता है। ठीक है, तो उनमें हम देख करके बता देंगे, स्थानीय इनका चेंज होता था, जैसे एग्ज़ाम का नज़दीक होगा तो अगर इसमें डेटा नया आ जाएगा तो डेटा को क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। ये रैंक जो है ऊपर नीचे होते था, जो एनसीईआरटी आपको दे रखा है उनके बात आधार पर हम बता रहे हैं। ठीक है, जिसने बिना लौह अयस्क के अपने उत्पादन में वृद्धि कर ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस आदि देशों को भी क्या कर दिया है, पीछे छोड़ दिया। और यहाँ पर भी जापान में भी लौह अयस्क और कोयला, यहाँ दोनों में से कुछ भी नहीं है, यह भी विदेशों से आयात करता है। जापान में लौह अयस्क एवं कोयला दोनों ही कच्चे पदार्थों की कमी आरंभ से ही है, मतलब बहुत कम मात्रा में कमी आरंभ से ही है। अतः शक्ति के लिए जल विद्युत, यानी कि वहाँ पर कोयले से विद्युत निर्माण नहीं होता है, बल्कि जल से विद्युत निर्माण होता है, जल विद्युत उपयोग किया जाता है। यहाँ पर कोकिंग कोयला
संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी कि उसमें जो कोयला उपयोग होता है वो कहाँ से मंगाया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, कनाडा से। आए हाँ, कोकिंग कोयला। कोकिंग कोयला क्या कहते हैं? कोयला का थोड़ा सा उन्नत बढ़िया किस्म का कोयला होता है। दरअसल आप देखेंगे क्या कहता है, वह कोयले को में जो अवशिष्ट होता है बांसुरी में जाकर के उसको जो है फ्रेश किया जाता है, साफ किया जाता है। एक बांसुरी होता है, कोल बांसुरी, पढ़े होंगे झारखंड में, जब आप पढ़े होंगे तो कोल बांसुरी नाम से। वहाँ पर कोयला क्या होता है, जो उसमें बहुत सारे अपशिष्ट रहते हैं, कुछ कार्बनिक पदार्थ रहते हैं, उनको क्या किया जाता है वहाँ पर? साफ किया जाता है। जब साफ हो जाएगा तो ऐसे ही को बोलेंगे कोकिंग कोयला। अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा, अगर उसमें कुछ ज़्यादा कार्बन है तो उनमें थोड़ा आग जला करके उनकी कार्बन को क्या कर दिया जाता है? बाहर कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। जब आप धनबाद से जब जाइएगा ना, रांची वगैरह जाइएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा लगेगा कोयला का ढेर लगाया हुआ है और वहाँ पर उसमें कोयला के ढेर में आग लगा दिया है। ठीक है, बहुत सारा आग लगा दिया, वो हल्का उसका समाप्त हो गया। वह जो कोयला का जो कार्बन है, देखते हैं ना, कोयला घर में भी लगाइए, जब कोयला आँच देते हैं देखिएगा पूरा पर धुआं उठेगा, तो एक समय के बाद धुआं क्या होता है? ख़त्म होता है। उसको फिर बुझा दिया गया, तो बुझा दिया गया, वो क्या हो गया? कोक हो गया। अब जो आग में जाएगा तो धुआं देगा? धुआं नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को जो है इसमें कम निकलता है। ठीक है, तो कोकिंग कोयला मतलब और अब अपशिष्ट वाला नहीं लाएगा, तो फ्रेश कोयला लाता है उसको। तो कोकिंग कोयला संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया से क्या कहता है? आयात किया जाता है। लौह अयस्क भारत, मलेशिया, फिलीपींस, वेनेजुएला, पेरू तथा ब्राज़ील से आयात किया जाता है। ठीक है, लौह अयस्क कहाँ से आता है? भारत, मलेशिया, यानी भारत से जापान ले जा रहा है लौह अयस्क, और वहाँ लोहा बना के हमारे यहाँ बेचता है। नाखून काटने लो नौकट्टा बना करके हम लोग खरीदते हैं। वहाँ का जो है नौकट्टा सस्ता होता है और बढ़िया भी होता है, और हमारे यहाँ लोहा है। हमारे यहाँ नौकट्टा 4 दिन के बाद 5वां दिन जंग लग के ख़त्म होता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए जापान का टेक्नोलॉजी, कि हमारा सामान हम ही को बेच रहा है और पैसा भी ले रहा है। आयात की जाती है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका से मंगवाया जाता है। कच्चे माल को आयात करने की सुविधा के कारण जापान में इस्पात केंद्रों की स्थापना सागर तटीय क्षेत्रों में की गई। स्वाभाविक है, सागर तटीय क्षेत्रों में क्यों किया जाएगा? क्योंकि यहाँ पर आवागमन का सुविधा क्या होगा? आसान होगा। ठीक है, उसके बाद है जर्मनी का लौह इस्पात उद्योग। अब जर्मनी के बारे में बात करते हैं। विश्व में लोहा वो इस्पात उद्योग में जर्मनी का 6वां स्थान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बार बार बता रहे हैं, 6वां, दूसरा। ये जैसे आपका एग्जाम नज़दीक आएगा तो इनको हम क्या कर देंगे? अपडेट कर देंगे। ज्योग्राफी में कुछ ऐसे पेपर हैं जिसको क्या कहता है? अपडेट किया जाता है, हम उसको अपडेट कर देंगे। चूँकि एनसीईआरटी में जो दे के रखा था उसको हम क्या कर दिए? आपको यहाँ पर बता दिए। ठीक है, मेरे पास जो एनसीईआरटी था, हो सकता है आपके पास एनसीईआरटी हो, उसमें कुछ डेटा चेंज हो सकता है। ठीक है, तो जिस समय जैसे फाइनल एग्ज़ाम होगा उसके पहले हम ऐसे डेटा को आपको बता देंगे कि ये स्थान है, आप इनको देख लीजिएगा। ठीक है, पूरे विश्व का लगभग 5% लोहा व इस्पात का उत्पादन करता है। इस देश, यानी कितना प्रतिशत? पूरे विश्व का 5%। इस देश को कोयला और लोहे की सुविधाओं के साथ साथ अति उन्नत वैज्ञानिक आविष्कारक की सुविधा प्राप्त है। मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ लोहा भी है और कोयला भी है। एक क्षेत्र है यहाँ का रूर क्षेत्र, पढ़ाए थे ना विश्व इतिहास में भी। रूर क्षेत्र के लिए युद्ध भी हुआ, फ्रांस बार बार रूर प्रदेश ले लेता था, याद है ना? ये इन्हीं का है, जापान, जर्मनी का। यहाँ इस्पात उद्योग के निम्नलिखित मुख्य क्षेत्र है। पहला वही, कौन सा क्षेत्र? रूर क्षेत्र। यह क्षेत्र पश्चिमी जर्मनी के पश्चिम साइड, पश्चिम इधर की इधर, पश्चिम बाएं साइड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दाएं साइड पूरब। जब भी हो एक डायग्राम ऐसे खींच लीजिएगा। ये कोई भी मैप है ना, जब भी मैप दिखिएगा, आप मैप सामने में जब रखेंगे तो मैप में ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ठीक है, दाएं पूर्व। कोई शुभ काम करते दाएं हाथ से करते हैं ना जी। अच्छा भगवान सूरज भगवान कौन साइड में है? पूरब साइड में, और पश्चिम। ठीक है,
तो पश्चिमी जर्मनी, जर्मनी के पश्चिम साइड में महत्वपूर्ण क्षेत्र, इस क्षेत्र से पश्चिमी जर्मनी का 2/3 इस्पात तैयार होता है। यानी पूरे जर्मनी में जितना इस्पात तैयार होता है, अकेले 2/3 इस्पात कहाँ तैयार होता है? रूर क्षेत्र में। यह क्षेत्र रूर नदी के उत्तर की ओर ड्यूसबर्ग से डार्टमंड तक फैला हुआ। यह हम मैप पे हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। ड्यूसबर्ग से डार्टमंड तक। वैसे आप भी जा करके देखिएगा मैप निकाल करके कि कहाँ है ड्यूसबर्ग, कहाँ है डार्टमंड। इस क्षेत्र को कोयले की प्रचुरता, लौह प्राप्ति की सरलता और सस्ते जलमार्ग की सुविधा प्राप्त है। ड्यूसबर्ग, डोर्टमंड, ड्यूसलडर्फ, क्या है डूसलडर्फ, ड्यूसल नहीं, डूसलडर्फ, एसेना, बोसेम, ये सब क्षेत्र जगह है, ठीक है। मलहीम आदि, जैसे कि हमारे यहाँ धनबाद कोयला का है ना, जमशेदपुर उद्योग के लिए, वैसे ये सब क्षेत्र जो है इन लोगों इनके लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। यहाँ के प्रसिद्ध क्या है? केंद्र है, लौह इस्पात के सारे प्रसिद्ध केंद्र है। चलिए, तो ये अब तक हम देख लिए लौह उद्योग के बारे में। अब अगला है सूती वस्त्र उद्योग। आपको दो ही उद्योग पढ़ना है, लौह वस्त्र उद्योग, लौह वस्त्र कहते हैं, लौह इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग। तो हम अगला चलते हैं सूती वस्त्र उद्योग। तो ध्यान रखिएगा, सूती वस्त्र का अगर प्रारंभ कहा जाता है इतिहास पूरे विश्व में अगर बात करें तो हमारा सर्वप्रथम हमारे देश से ही सूती वस्त्र हुआ, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता समय सूती वस्त्र का क्या मिला है? साक्ष्य मिला है। अभी तक ज्ञात स्रोतों से सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमें यहाँ से मिलता है। वैसे बहुत जगह से अभी दावा किया जा रहा है, लेकिन अभी तक मान्य है क्या? हमारे यहाँ से। तो सूती वस्त्रों का सर्वप्रथम प्रचलन कहाँ पर शुरू हुआ? भारत में। आधुनिक ढंग से जो अभी के वर्तमान में जब हम कपड़ा यूज कर रहे हैं, एकदम जा करके एकदम स्मूथ कपड़ा, बढ़िया कपड़ा, ठीक है, एकदम जरा सा भी कोई दिक्कत नहीं, धागा निकला हुआ नहीं, ठीक है। पहले धागा निकला हुआ ऐसे तो से मिलता था। मशीनों द्वारा वस्त्र बनाना, यानी सीधा वस्त्र में कहें कि अभी जो आधुनिक समय में मशीन से जो वस्त्र बनाया जाता है, यह प्रारंभ कहाँ से होता है? प्रारंभ हुआ था ब्रिटेन के एक जगह है मैनचेस्टर। ब्रिटेन का जगह कहाँ है? मैनचेस्टर। वहीं पर पहला सूती वस्त्र उद्योग लगा था, ठीक है। इसीलिए जहाँ जहाँ भी सूती वस्त्र उद्योग, सबसे ज़्यादा वस्त्र उद्योग है जहाँ प्रदेश का था, वहाँ का क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर। जैसे अहमदाबाद में हमारा सूती वस्त्र, वैसे हमारे यहाँ पर पहला सूती वस्त्र लगा मुंबई में, ठीक है। पहला सूती वस्त्र हमारा कहाँ पर लगा था? मुंबई में। लेकिन मैनचेस्टर कौन कराता है? अहमदाबाद, क्योंकि वहाँ पर बड़े पैमाने पर लगा वहाँ पर, लेकिन बड़े पैमाने पर उत्पादन कहाँ होता है? अहमदाबाद। इसलिए अहमदाबाद जहाँ जहाँ भी विश्व में आप देखेंगे इनका उत्पादन होता है सूती वस्त्र का, तो उसे बोलते हैं वहाँ का मैनचेस्टर, ठीक है। सूती वस्त्रों का सर्वप्रथम प्रचलन भारत में शुरू हुआ। आधुनिक ढंग से मशीनों द्वारा वस्त्र बनाने का कार्य ब्रिटेन में 18वीं सदी में प्रारंभ हुआ। तब से यह उद्योग निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर है और आज विश्व भर में क्या है? फैला हुआ है। उत्पादक देश कौन कौन उत्पादन करता है सूती वस्त्र का? यद्यपि आज सूती वस्त्र उद्योग विश्व में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन में प्रचलित है, परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, भारत और जापान में इस उद्योग में आगे है। ये सारे देश क्या हैं? सूती वस्त्र उद्योग में आगे हैं। आगे है जापान। ब्रिटेन पहला नंबर में जो है ब्रिटेन था जी, ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन के बारे में लिखा दिया वहाँ पर ब्रिटेन। ध्यान दीजिएगा, जब भी सूती वस्त्र उद्योग लगता है तो वह ऐसे क्षेत्रों में लगता है जहाँ का वातावरण क्या हो? नमी युक्त हो। क्योंकि धागा अगर शुष्क प्रदेशों में लगेगा तो उसका धागा क्या होता है? टूट जाएगा, वस्त्र बनने में प्रॉब्लम होगा। नमी प्रदेश क्षेत्रों में होता है। नमी प्रदेश क्षेत्रों में क्या होगा? नदियों के किनारे होगा, जैसे गंगा नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, महासागरों के किनारे, ठीक है, इन सब के किनारे में देखने को मिलेगा। चलिए अब अगला बात करते हैं जापान। तो पहला हम क्या बताए थे कि ब्रिटेन के मैनचेस्टर से सूती वस्त्र उद्योग का क्या हुआ? स्थापना हो। वहीं से सूती वस्त्र जो है मशीन के द्वारा बनाना प्रारंभ हुआ था। उसके बाद पूरे विश्व में फैला। जहाँ जहाँ भी उद्योग यानी कि सूती वस्त्र का केंद्र होता है, बड़ा केंद्र यानी कि सबसे बड़ा
क्षेत्र होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वहाँ का मैनचेस्टर बोलेंगे। ठीक है। दुनिया के सूती वस्त्र उत्पादक देशों में जापान का विशिष्ट स्थान है। यद्यपि जापान में कोयले की कमी है। जापान में क्या है, कोयले की कमी, क्योंकि इनको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा इसको कहाँ से मिलता था, पानी के बिजली से। ठीक है। और बाहर से आयात करनी पड़ती है। फिर भी यहाँ इस उद्योग की बड़ी प्रगति हुई है। ओसाका, कोबे, टोक्यो, वो नागोया, यहाँ सूती वस्त्र के क्या हैं, प्रमुख केंद्र हैं, बड़े बड़े केंद्र हैं। यहाँ पर बड़े बड़े उद्योग लगे हैं यहाँ पर। ओसाका जापान का मैनचेस्टर, ये इंपॉर्टेंट है, BBI है। ओसाका क्या है, जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। विश्व निर्यात का 20% सूती वस्त्र जापान द्वारा क्या कहता है, निर्यात किया जाता है। ठीक है। यहाँ पर ध्यान दिएगा, निर्यात और उत्पादन में अंतर होता है। ठीक है। कुछ राष्ट्र क्या होता है, उत्पादन ज़्यादा करता है, कंज्यूम भी कर लेता है, उपभोग भी कर लेता है। ठीक है। अब कुछ क्या है, आबादी जहाँ कम है तो क्या होगा, निर्यात ज़्यादा करेगा। ठीक है। जापान में इस उद्योग की उन्नति के निम्नलिखित कारण है। आखिर जापान में यह उन्नति क्यों किया, तरक्की क्यों किया। यहाँ की समशीतोष्ण व नम जलवायु इस उद्योग के लिए क्या है, अनुकूल है। यहाँ पर ना उष्ण है ना ही क्या है, पूरा ठंडा है, समशीतोष्ण है। उसके बाद यहाँ की जलवायु क्या है, नम है। क्यों, ये चारों साइड वह समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ सस्ती जल विद्युत शक्ति प्राप्त है। यहाँ पर जल विद्युत क्या होता है, सस्ती है। कोयला चीन व मंचूरिया से मंगाया जाता है। कोयला कहाँ से मंगाया जाता है, चीन और मंचूरिया से। यहाँ श्रमिक सस्ते, पारिश्रमिक और कुशल हैं। यहाँ पर श्रमिक सस्ता भी है, कुशल भी और मेहनती भी है। ठीक है। यहाँ के कारखानों में नवीन और उत्तम ढंग से यंत्र लगे हुए हैं, अच्छे अच्छे किस्म के यंत्र लगे हुए हैं। कहा जाता है जापान के बारे में कहानी लोकोक्ति बोल सकते हैं कि जापान में टेक्नोलॉजी इतना हाई टेक का है कि भारत ने, ये लोकोक्ति है, कहानी है, रियलिटी नहीं है, समझे। हाँ, भारतीयों ने एक बात दिल पे नहीं ले लीजिएगा। भारत के एक कपड़ा व्यापारी ने जापान में ऑर्डर किया कि हमारे पास जो है हमको 50 पीस कपड़ा चाहिए। ठीक है। तो जापान क्या किया, 50 पीस को कपड़ा भेजा और 5 पीस जो है, 5 या 10 पीस जो है वो एक बक्सा में अलग से पैक करके भेज दिया। फिर व्यापारी देखा कि 50 ठो पूरी गया, फिर 10 ठो का पैकेट देख रहे हैं, मन खुश हो गया कि 10 ठो है। और 10 ठो में क्या था, मतलब डिफ़ॉल्ट था। डिफ़ॉल्ट का मतलब बटन यहाँ होने से बटन यहाँ हो गया है, कॉलर यहाँ होना चाहिए वहाँ होना चाहिए, मतलब इसमें डिफ़ॉल्ट है। और 50 में जरा सा भी डिफ़ॉल्ट। बोला, फ़ोन करके पूछा, एक तो बड़ा मजाक अच्छा कर लिए आप, 50 ठो दिए, एक तो 60 को देवो किए, 10 ठो तो आपको मतलब आप में क्या है, डिफ़ॉल्ट है। तो वहाँ से बोला कि हमको पता है कि आप देखेंगे 50 कपड़ा निकाल करके कि डिफ़ॉल्ट है कि नहीं। आपको डिफ़ॉल्ट जब तक नहीं मिलेगा तो आपको संतुष्टि नहीं होगा। एकदम सटीक और एकदम कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं, क्योंकि हर मैन्युफैक्चरिंग भारत से, जैसे कि मैन्युफैक्चर में 10 कपड़ा सिएगा तो 8 कपड़ा ठीक है, 2 ठो सिएगा। अभी मंगाए ना टी शर्ट ना, 4 ठो में प्रिंट गड़बड़ था। इसलिए हमको अलग से डिफ़ॉल्ट, ताकि आपको संतुष्टि हो जाए कि डिफ़ॉल्ट भी हम बनाते हैं, लेकिन अलग से। हमारे यहाँ डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, एकदम उच्च तकनीक है, समझे। जरा सा भी यहाँ पर गलती होने की संभावनाएं नहीं, इस प्रकार का यहाँ पर क्या है, तकनीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, इस उद्योग की यहाँ स्थापना न्यू इंग्लैंड, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, मैरीलैंड, उत्तरी व दक्षिणी कैरोलिना, अलाबामा तथा जॉर्जिया राज्यों में हुई है। ठीक है। इन क्षेत्रों में, ये जब देखेंगे आप जाकर के मैप पे देखिएगा तो सारे के सारे तटवर्ती क्षेत्र होंगे। सारे के सारे राज्य कौन सा है, तटवर्ती राज्य है। राज्यों में आप देखने को मिलेगा। इस उद्योग की उन्नति पूंजी, कच्चे माल की प्रचुरता, कोयले एवं सस्ती जल विद्युत शक्ति की सुविधा, कपड़े धोने, रंगने व छपाई के लिए स्वच्छ जल की सुविधा, अनुकूल जलवायु, सस्ते परिवहन के साधन और विस्तृत बाजार आदि कारणों से हुई है। जो जो चीज़ें क्या है इनको चाहिए, वो सारे चीज़ें इनको
सूती वस्त्र उद्योग के लिए आवश्यक है, वो सारे अनुकूल परिस्थितियां अमेरिका में देखने को मिलती है। रूस पूरे विश्व में एक प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादन करने वाला देश है। आजकल चीन और भारत के बाद रूस भी बड़ी मात्रा में सूती वस्त्र का निर्माण कर रहा है। इस उद्योग के प्रमुख केंद्र मॉस्को, लेनिनग्राड, कालीमीन, इसके अतिरिक्त मध्य एशिया महादेश की बात करते हैं में ताशकंद, फरगना, आशकाबाद, अजरबैजान आदि अन्य महत्वपूर्ण केंद्र है। ठीक है, यानी रूस के साथ में अन्य भी मध्य एशिया के बारे में यहाँ पर बताया गया है। चीन, ये जहाँ भी देखेंगे अगर सागर नहीं होगा तो आपको वहाँ पर बड़ी नदियाँ बहती हुई निकलेगी। तो बड़ी नदियों से क्या होता है, उन क्षेत्रों का जलवायु क्या होता है, नम हो जाता है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कानपुर, तो कानपुर क्या है, नदी के किनारे है। ठीक है, वर्तमान में चीन विश्व के सबसे बड़ी सूती वस्त्र उत्पादक देश है। यहाँ उस उद्योग की उन्नति का सबसे बड़ा कारण देश के आंतरिक बाजार है। इसके अतिरिक्त अनुकूल जलवायु, सस्ते श्रमिक की सुलभता, कोयले एवं जल विद्युत की सुविधा, कच्चे माल की प्राप्ति आदि अन्य महत्वपूर्ण कारण हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो चीन में कौन कौन क्षेत्र हैं, संघाई, हांगकाओ, नानकिंग, क्वांगचाओ, चेंगाओ, टिंटसिन, वो शेनयांग सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र है। और संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है, VBI है। यानी जापान का ओसाका, चीन का संघाई। ठीक है, भारत का अहमदाबाद। ठीक है ना। अब भारत के बारे में देख रहे थोड़ा सा। भारत के उद्योग में आज सूती वस्त्र उद्योग में प्रमुख है। पहला स्थान कौन है, चीन है। दूसरा स्थान कौन है, भारत है। दुनिया में सूती वस्त्र उत्पादन करने में भारत दूसरा स्थान पर है। अहमदाबाद महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में क्या है, ऐसे उद्योग स्थित हैं। कानपुर जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, तीन चीजें यहाँ पर भारत करना है, VBI। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर VBI, और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। वहाँ पे जो दिया हुआ है चीन में सबसे बड़ा कारण देश के आंतरिक बाजार। हाँ, आंतरिक बाजार ये बाहर भी तो भाई घरे में उसका बहुत बड़ा बाजार है। बहुत सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो अगर कहा जाए, अभी मेरे पास डेटा नहीं है ना, अभी सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर पूछा आपसे भारत का कहाँ का है सॉरी विश्व का, तो चीन ही होगा। जब तक हमें हमारी जनगणना न हो जाती है, ऑफिशियल डेटा नहीं आ जाता है, तब तक हम क्या बोलेंगे, चीन ही बोलेंगे। क्योंकि जनगणना जब हो जाएगा तो हमारी कितनी जनसंख्या है उसके बाद हमको, बहुत लोगों का कहना है कि भारत आगे निकल गया है, कहने पे बात नहीं ध्यान देना है। तो चूँकि इतनी बड़ी आबादी है तो मार्क बाज़ार खुद भी तो वो है। ठीक है, यही आंतरिक बाज़ार, समझे। तो इस प्रकार से ये है। सेकेंड चैप्टर का जो है आपका यूट्यूब में है, सेकेंड चैप्टर है ना जी, थर्ड चैप्टर है, मतलब थर्ड पार्ट। सेकेंड पार्ट कौन सा पार्ट नहीं है, फोर पार्ट कहाँ से होगा इसमें, 4 पार्ट इसमें कहाँ है, मतलब उसका भाग 2 जो हाँ भाग 2 जो है आपका इसमें यूट्यूब में डाउनलोड अपलोड नहीं हो पाया है। पूरे क्लास ले लेंगे तो कभी जब टाइम मिलेगा तो उसको फिर से एक बार क्लास लेकर के उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, इसलिए कभी कभी क्लास छोड़ देते तो नुकसान होगा, क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल डिफ़ॉल्ट आ गया था और टेक्निकल डिफ़ॉल्ट के कारण जो है नहीं हो पाया था अपलोड। इसलिए जो भी यूट्यूब पे देखिएगा तो इन चैप्टर में आपको ये चैप्टर जो है भाग, इसी चैप्टर का भाग 2 जो है आपको वहाँ पर उपलब्ध नहीं होगा। वो फाइनल जब लास्ट होगा तो हम वहाँ पर इसको अपडेट कर देंगे। थोड़ा सा इसमें जो है चूँकि वह पेपर वर्क है, वह पेपर वर्क आप लोगों को करा देंगे, कहाँ कैसी इसकी स्थितियाँ हैं। ठीक है, वो सारे मैप पे करा देंगे, आपको मैप भी दे देंगे और इसका नोट्स भी दे देंगे। एक पिछले चैप्टर का नोट्स भी है उसका, वो भी ले लीजिएगा। टोटल क्वेश्चन आंसर उसमें है, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, सारा क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है। पढ़िए बढ़िया से, इनसे क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर ऐश कीजिए।